नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में वो तीनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए एक विस्तारित टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें कुल 34 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें कि 10 टेस्ट तो फुल टेस्ट हैं, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जो संख्या में कुल 14 होंगे। इसके अतिरिक्त चूंकि करंट अफेयर्स का बहुत अधिक महत्व बढ़ रहा है, तो करंट अफेयर्स के अलग से 5 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो फुल टेस्ट होगा उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न 30 से 35 40 तक देखने को मिलेगा। उसके अलावा 5 टेस्ट करंट अफेयर्स के मिलेंगे, और जो सेकेंड पेपर है प्रीलिम्स का CSAT, उसके भी 5 टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। तो वास्तविक परीक्षा से पहले अगर आप इतने टेस्ट लगा करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके अलावा टेस्ट को देते समय बहुत सारी कमियां आपकी जो है वो भी आपको पता चलेगा। कितना आपने पढ़ा है, कितना अब आपके पास याद है, और कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, जिनके क्वेश्चंस आप हल नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको वास्तविक परीक्षा से पहले पता चल जाएगा। तो आप अपनी मेहनत उस दिशा में कर सकते हैं और अपने कमजोर पक्षों को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहें तो 9506742546 पे यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट लिख करके व्हाट्सअप करिए। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई टेस्ट की। अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो अभी तक 2011 से लेकर के 2019 तक के प्रश्नों को हमने देखा, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के तहत पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक क्रम से अगर लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी। तो 2011 से हमने शुरू किया, 2019 तक के प्रश्नों को देख लिया 3 लेक्चर्स के माध्यम से। इस लेक्चर में हम 2020, 21 और 22 जो बिल्कुल अभी तक का लेटेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देर न करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। तो अभी तक कुल 112 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब 113वें प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स ला सापिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो एक्स ला सापेल की जो संधि है उससे जुड़े हुए 2 कथन दिए गए हैं। पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, और दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो देखिए, एक्स ला सापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात हुई। अब चूंकि ये युद्ध भारत में भी लड़ा गया और भारत का रेफरेंस देने के लिए इसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था असल में ये एक वैश्विक युद्ध था, जो अमेरिका में भी लड़ा जा रहा था, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, यूरोप में भी लड़ा जा रहा था, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, और भारत में भी लड़ा जा रहा था, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश। भारत में इसकी टाइमलाइन 1746 से लेकर 48 है, लेकिन अगर हम वैश्विक टाइमलाइन की बात करें तो यह 1740 में ही प्रारंभ हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मसले पर फ्रेंच और ब्रिटिश आमने सामने आ गए थे। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई एक्स ला सापेल की संधि से, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों कथन सही हैं। तो ऐसे में 1 और 2 दोनों यानी बोथ 1 और 2 113 का उत्तर हमारा होगा C। आइए अब थोड़ा हम डिस्कस कर लें प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में ये 1746 से लेकर के 1748 के बीच हुआ, हालांकि वैश्विक टाइमलाइन इसकी 1740 से ही प्रारंभ हो गया। ठीक है,
तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि ये एक वैश्विक युद्ध था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। इस समय जब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। ठीक है, 1746 में क्या हुआ, भारत में ये कैसे प्रारंभ हुआ, तो 1746 में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए गए। उसके बाद डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बुर्दने के सहयोग से मद्रास को जीत लिया। ठीक है, अच्छा, ये जब हो रहा था इसमें एक इंटरेस्टिंग विषय है, वो भी मैं बताना चाहूँ। जब ये दोनों कंपनियां लड़ने लगे तो वहां के जो स्थानीय नवाब थे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो जो कर्नाटक हम आज जानते हैं वो असल में पहले कर्नाटक नहीं था, वो मद्रास वाला जो रीजन था वो कर्नाटक था। तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और डुप्ले को युद्ध बंद करने का आदेश जारी किया और हीला हवाली की स्थिति देख करके 1748 में अनवरुद्दीन ने एक सेना भेजी महफूज खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में 230 फ्रेंच और 700 भारतीय सैनिक इस सेंट थोमे के युद्ध में, और महफूज खां के नेतृत्व में नवाब की 10,000 की भारतीय सेना खड़ी हो गई। तो नवाब ने मना किया, फ्रेंचों ने ढीला ढाली की, तो नवाब ने अटैक कर दिया और नवाब की तरफ से महमूद खान ने अटैक किया। कौन नवाब, तो अनवरुद्दीन। ठीक है, 10,000 की भारतीय सेना थी और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रेंचों के पास 230 फ्रेंच और 700 भारतीय। तो पहली बार इस सेंट थोमे के युद्ध के परिणाम ने विदेशी कंपनियों के मन में भारत में साम्राज्य स्थापित करने का बीजारोपण कर दिया, क्योंकि ये पता चला कि एक प्रशिक्षित छोटी यूरोपीय सेना एक बहुत बड़ी भारतीय सेना को, जो अप्रशिक्षित है, जो परंपरागत तरीके से लड़ती है, उसको हरा देगी। और यही हुआ, केवल 1000 की संख्या वाली सेना ने अपने से 10 गुनी बड़ी सेना को हरा दिया। तो ये सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के ही भीतर हुआ था, फ्रांसीसी बनाम नवाब अनवरुद्दीन। लेकिन हमारा विषय कर्नाटक युद्ध है, तो ठीक है, अब बात करते हैं एला सापेल की संधि जो 1748 में हुआ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के युद्ध की समाप्ति हो गई, भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। इस संधि के तहत अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को मिला और भारत में मद्रास अंग्रेजों को मिला। ठीक है, तो ये संधि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, तो देखिए, सिक्किम का भारत में कभी भी विलय नहीं हुआ। ब्रिटिश राज में सिक्किम का कभी भी भारत में विलय नहीं हुआ। हां, सिक्किम ब्रिटिशों के तहत प्रोटेक्टेड स्टेट्स के लिस्ट में था, लेकिन उसका विलय नहीं हुआ। यह जो घटनाक्रम है ये 1850 के करीब है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ब्रिटिशों ने सिक्किम पर आरोप लगाया कि 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया है, और यही आरोप लगा करके सिक्किम के कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल था, उसको ब्रिटिश राज में मिलाने का काम अंग्रेजों ने किया। हम जानते हैं कि सिक्किम फाइनली जब 1947 में भारत आजाद हो गया तो वो एक सोवरेन कंट्री के रूप में बना रहा। भारत ने उसे प्रोटेक्टेड कंट्री के रूप में दर्जा दिया। बाद में जो वहां का चोग्याल वंश का शासन था, उससे जनता उत्पीड़ित होने लगी, परेशान हो गए, तो उन्होंने, जनता ने मन बनाया कि हम भारत में मिलेंगे। तो अंततः जो है 36वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में किया गया 1975 में, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। आज के डेट में भारत के अंदर सिक्किम है, हमारा 22वां राज्य उस समय सिक्किम बना। ठीक है, तो इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। हालांकि टेक्निकली ये प्रश्न सही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ए नटराज लिखा है, जबकि नाम था नंजराज हैदर अली, सी देवराय
और डी चिक्का कृष्णराज। तो निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली ने की। जब चिक्का कृष्णदेव राय का शासन मैसूर में था, वाडियार वंश का, उस समय चूंकि ये एक बालक थे तो वहां पर जो शक्ति जो होल्ड कर रहा था उसका नाम था नंजराज, जो कि सर्वाधिकारी था, एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर, और देवराज उसका भाई था जो कि दलवाई था, यानी सेनापति। तो यही दोनों भाई अपना शासन चला रहे थे। उसी दौर में हैदर अली का धीरे धीरे उदय हुआ और 1755 में नंजराज ने हैदर अली को डिंडीगुल में का फौजदार बनाया और यहीं से फिर हैदर अली का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और 1761 आते आते हैदर अली डी फैक्टो रूलर बन गया मैसूर का, और उसके बाद टीपू सुल्तान। सारी कहानी हम जानते हैं। तो हैदर अली हमारा उत्तर है। चलिए, कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। 3 व्यवस्थाएं थी। पहली परमानेंट सेटलमेंट, जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। दूसरी रैयतवाड़ी, तीसरी महालवाड़ी। ठीक है, ये सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, निश्चित रूप से ये सही है। ठीक है, तो ए, दोनों ए और आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो 116 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अब एक बार हम इन तीनों व्यवस्थाओं को समझना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश भारत के, जो ब्रिटिश भारत था उसके 19% क्षेत्रफल पर फैला हुआ था। कहां कहां फैला था? तो बंगाल में फैला था, बिहार में यह व्यवस्था थी, उड़ीसा में व्यवस्था थी और वाराणसी में यह व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें क्या होता था? तो इस व्यवस्था में जमींदार जो होता था वही भूमि का मालिक था। इसीलिए बंगाल में आप देखेंगे तो बड़े बड़े जमींदार, बिहार में बड़े बड़े जमींदार हुए। तो जमींदार ही भूमि का मालिक होता था। टैक्स कलेक्शन कौन करता था? जमींदार ही करता था और ब्रिटिश सरकार को देता था। क्या सिस्टम था इसमें कि 11 पार्ट में जो भी टोटल लगान वसूली होगी, जो भू राजस्व लैंड रेवेन्यू मिलेगा, उसको 11 भागों में बांटा जाएगा। तो जमींदार को मिलेगा 11 भाग में से 1 और सरकार को मिलेगा 11 भाग में से 10 भाग। ठीक है, यह सिस्टम था। तो परमानेंट सेटलमेंट में मालिक कौन था? जो मुख्य चीजें हैं वो जान लीजिए। मालिक था खेतों का जमींदार। ठीक है, दूसरी व्यवस्था कौन थी? रैयतवाड़ी। इसे हम मानते हैं थॉमस मुनरो और कर्नल रीड 1820 में। कहां कहां लागू थी? तो मद्रास में थी, बंबई में, आसाम कुर्ग में। ठीक है, आदि आदि। क्या सिस्टम था? तो यहां जमीन का मालिक किसान था, कोई जमींदार नहीं था। जमीन का मालिक किसान था। टैक्स कौन देगा ब्रिटिश सरकार को? वो किसान ही देगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी व्यवस्था, तीसरी थी महालवाड़ी। इसमें परमानेंट सेटलमेंट के भी कुछ तत्व थे और कुछ रैयतवाड़ी के भी तथ्य थे। ठीक है, तो इसमें महाल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था क्षेत्र को, और एक महाल में 1 या 2 विलेज लगभग होते थे। तो जो जमीन का मालिकाना स्थिति था वो इंडिविजुअल था, लेकिन लगान सरकार के पास ले जाकर के जमा करने का काम महाल का था, जो महाल का प्रमुख था। ठीक है, और उसे जमीन की अधिकारिता, अगर कोई किसान लगान नहीं दे रहा है तो उसको उसकी जमीन से हटाने की भी अधिकारिता उसको मिली हुई थी। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, कम समय में हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अधिनियम है और सूची 2 में है वो अधिनियम कब आया। ठीक है, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया। क्या हुआ भारतीय शस्त्र अधिनियम में? तो लॉर्ड लिट्टन संभवतः भारत का सबसे अधिक नापसंद किया जाने वाला गवर्नर जनरल था, वही लेकर के आया भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम ने यह कहा कि जो भारतीय हैं वो बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकते हैं। वही कानून आज भी है कि भारतीय बिना
लाइसेंस के शर्त नहीं रख सकते हैं, लेकिन उस समय यह भेदभावपूर्ण कानून था। इसमें कहा गया कि यह नियम यूरोपीय के लिए नहीं है, तो यूरोपीय चाहे तो रख सकता है लेकिन भारतीय नहीं रख सकता, उसको सरकार से लाइसेंस बनवाना होगा तब वो शस्त्र रखेगा। इस प्रकार से भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के माध्यम से भारत को निशस्त्र कर दिया गया। ठीक है। शाही पद अधिनियम, तो इसको कहते हैं हिंदी में शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में आया और लॉर्ड लिट्टन ने, क्या था रॉयल टाइटल एक्ट में, तो रॉयल टाइटल एक्ट ने यह बताया, शाही उपाधि अधिनियम ने यह बताया भारतीयों को कि जो अंग्रेजों की महारानी है विक्टोरिया, अब वो भारतीयों की भी महारानी हो गई, तो इंप्रेस ऑफ इंडिया का उपाधि मिला, हिंदी में उसे कहा गया केसरे हिंद हो गई। ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी भारत की केसरे हिंद हो गई, ब्रिटेन का राजा संप्रभु केसरे हिंद हो गया। ये रॉयल टाइटल एक्ट आया और इसको बताने के लिए जब घोर अकाल पड़ा था दक्षिण भारत में 1877 में दिल्ली दरबार लॉर्ड लिट्टन ने आयोजित किया और उसी पर एक पत्रिका ने लिखा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। तो पूरे देश में इतना बड़ा अकाल पड़ा है और लिट्टन ये कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया। इसी के माध्यम से 1862 में 3 जो प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों जगह 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 में आया। ठीक है। तो ए का हमारा उत्तर है 2, तो ए का 2 ए में भी है, डी में भी है, और बी का 1 हमें दिख रहा है डी में। उसके बाद सी का 4 भी हमें डी में दिख रहा है, और डी का 3 भी हमें दिख रहा है। तो 117 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ए एम के गांधी, बी सरोजनी नायडू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और उसमें भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया, उनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी। इसके अलावा एनी बेसेंट स्वतंत्र रूप से गई थी। इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय भी गए थे और महात्मा गांधी तो गए ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए थे। तो डी हमारा उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, द नेशन इन मेकिंग इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखिए, अब हम दिमाग लगा करके इसको हल करेंगे और अब ये आप नहीं कहेंगे कि ये तो पुराना प्रश्न है, पहले ऐसे पूछते थे प्रश्न। ये नया प्रश्न है, 2020 का प्रश्न है, केवल 2 साल पुराना है। अब इसमें एक आपने देखा होगा कि बहुत बार एक ही पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम। तो हमको केवल यही पता है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यही मेरे लिए सबसे आसान है, यही मेरे लिए सबसे आसान है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो डी का 2। आइए देखते हैं हमें उत्तर मिला। देखिए डी का 2 केवल और केवल ए में है और कहीं नहीं है। इसका मतलब 119 का जो हमारा उत्तर है वो ये ए है, वो आ गया, केवल एक फैक्ट से आ गया। ठीक है। गीता रहस्य हम जानते हैं बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, यानी बी का 4। बी का 4 हमें कहां मिल रहा है? देखिए बी का 4 हमें यहां मिल रहा है, ए में। ठीक है। द नेशन इन मेकिंग और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की बुक है, ए का 3 देखिए यहां मिल रहा है। और फाइनली द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है, तो सी का 1 देखिए सब सुमिलित, ये हमारा उत्तर है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न देख करके मैं बार बार कहता हूं घबराना नहीं है, जो आपको आता है उसके हिसाब से देखिए।
भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हो रही है, उसमें किसे भेजा गया जो 1919 में सम्मेलन हुआ? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार रिपीट प्रश्न है और इसका उत्तर है NM जोशी। ठीक है, 120 का जो हमारा उत्तर है वो है B। आगे बढ़ते हैं। अब 2020 के प्रश्न समाप्त हुए, 2021 का प्रश्न पहला आ गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। तो वायकोम सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये वर्तमान जो केरल है वहाँ त्रावणकोर एक रियासत थी, उस रियासत में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। मंदिर प्रवेश को भी लेकर के था और मंदिर के बगल के रास्ते से जाने को लेकर के भी था, जिसमें निम्न जातियों को रोका गया था और ये बड़ा चर्चित आंदोलन हुआ। 1924 में प्रारंभ हुआ, 1925 में महात्मा गांधी ने भी दौरा किया था, तो महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों। तो ऐसे में C हमारा उत्तर है, 121 का C। अगला, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो हम जानते हैं कि गर्मपंथियों में से जो प्रमुख गर्मपंथी थे लाल बाल पाल में से केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए, वो भी जनरल जो अधिवेशन था उसमें नहीं, विशेष अधिवेशन में बन पाए। इसके अलावा न बाल गंगाधर तिलक बने, न बिपिन चंद्र पाल बने। तो लाला लाजपत राय बन गए 1920 में। उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रमुख नरमपंथी थे, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने बाल गंगाधर तिलक। तो 122 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? A भगत सिंह, B यशपाल, C छबीलदास और D अंबिका चक्रवर्ती। तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का संगठन किया गया था। इसमें भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा, यशपाल थे, छबीलदास थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती इसमें नहीं थे। तो 123 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा D। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? बहुत रिपीटेड प्रश्न है ये। जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कलकत्ता में हुई और सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो B हमारा उत्तर है। चलिए, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति पोर्टफोलियो सिस्टम द्वारा वायसराय की कार्यकारी पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? A भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम और 1909 का अधिनियम। तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बाद 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय आधार पर कार्य संचालन का प्रारंभ किया, यानी भारत में कैबिनेट व्यवस्था की नींव रखने वाला उसका जन्मदाता हम लॉर्ड कैनिंग को मानते हैं। पहले क्या होता था कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, वही सारा काम करती थी। सब लोग बैठते थे उसमें, कभी 4 सदस्य, कभी 5, कभी 6 होते थे। वही लोग बैठते थे और वही लोग डिसीजन लेने का कार्य करते थे। लेकिन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने यह व्यवस्था की कि अब अलग अलग विभाग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे आज है, वर्तमान समय में है ना, कोई फिनांस मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है। तो इस तरह की जो मिनिस्ट्री प्रक्रिया, नहीं तो पहले क्या था, वायसराय कार्यकारी परिषद सारा काम कार्यकारी परिषद करेगी, सब लोग बैठेंगे इकट्ठा तय कर लेंगे।
जितने सदस्य उसमें, लेकिन उसके बाद इस तरह की, तो इसे क्या कहा गया, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम पर चलने वाला मंत्रिमंडल बना। तो इसमें कुल 6 सदस्य हो गए, गृह हो गया, राजस्व हो गया, सैन्य हो गया, कानून हो गया, वित्त हो गया, और 1876 में बना लोक निर्माण। तो इस तरीके से हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विभागीय व्यवस्था, कैबिनेट व्यवस्था, इसकी नींव रखने वाला लॉर्ड कैनिंग है। इसके अलावा 1861 के एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हुआ जो बराबर प्रश्न में पूछा जाता है। 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को, बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव, इनको विधायी परिषद यानी जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मनोनीत किया गया। ठीक है, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो विस्तार से बताया था कि ये जो सदस्य थे वो एक तरह से मुखौटे का ही काम करते थे। ठीक है, इसके अलावा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, तो 1862 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और विधान परिषदों का गठन हुआ बंगाल में 1862 में, NWFP में 1886 में और पंजाब में 1897 में। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 घटनाएं हैं। पहला शारदा अधिनियम, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा साइमन कमीशन का गठन और चौथा गांधी जी की दांडी यात्रा। तो इन्हें हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें जो घटनाक्रम हुआ वो था साइमन कमीशन की घोषणा, नवंबर 1927 में ये हुआ। इसके बाद हुआ नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 में आई, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी। शारदा अधिनियम सितंबर 1929 में, और गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल को पहुंच करके दांडी में गांधी जी ने नमक बनाया और इस प्रकार से नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, साइमन कमीशन का गठन, यानी 3 सबसे पहले होगा। आप देखिए 3 सबसे पहले कहां है, केवल और केवल ए में है। तो आपको उत्तर आ गया अगर ये अंदाजा लग गया होता तो। ठीक है, तो 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद नेहरू रिपोर्ट होगी यानी 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा यानी शारदा अधिनियम, सबसे अंत में होगा 4 यानी दांडी मार्च। तो कुल मिला के 126 का हमारा उत्तर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, 1900, 1901, 1902, 1930। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा दादा भाई नौरोजी ने, और इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट रूप से ड्रेन थियरी को डिफाइन किया और बताया कि किस प्रकार से भारत से धन लूट करके ब्रिटेन में ले जाया जा रहा है और भारत को गरीब और ब्रिटेन को अमीर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी बातें इन्होंने बताई। तो ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई। तो 127 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। तो 1924 जो कानपुर षड्यंत्र केस था, इसमें जो ये वामपंथी नेता थे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डांगे, ये जो कम्युनिस्ट नेता थे, इनके ऊपर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगा करके केस चलाया गया और 4 वर्ष की सजा दी गई। तो इसमें M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। 128 का उत्तर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। ए. फ्रांसिस लुई, मार्क टूली, वेब मिलर और फिलिप स्प्रेड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्सना नमक कारखाने पर जो धावा बोला गया वो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिक लाल के नेतृत्व में 2500 से अधिक सत्याग्रहियों ने 21 मई 1930 को धर्सना नमक कारखाने पर छापा मारने का काम किया, धावा बोलने का काम किया। और जब सत्याग्रहियों ने धावा बोला तो उस पर पुलिस ने, ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया। और इस लाठीचार्ज का दृश्य वेब मिलर ने लिया, जो कि न्यू
फ्रीमैन इस अखबार का एक पत्रकार था, उसने ये फोटो लिया और इस चित्र ने ब्रिटिश बर्बरता की पोल पूरे दुनिया में खोल दी और ब्रिटिशों के आताताई चेहरे को पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया और पूरी दुनिया को ब्रिटिश सरकार से रोष पैदा करने का कार्य किया। ठीक है, तो यह काम वेब मिलर ने किया था। सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से घटनाएं आ गई हैं, ये 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो फिर से घटनाक्रम आ गया है। मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। तो इन्हें हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया 1724 में। तो निजामुल आसफ जहां और मुबरिज खान के नेतृत्व में के बीच ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इसी के बाद फिर तो हैदराबाद का डिफैक्टो शासक बन गया कौन? निजामुल मुल्क आसफ जहां। ठीक है, बेदरा का युद्ध हम जानते हैं 1759 में लड़ा गया। किन दो लोगों के बीच लड़ा गया? तो डचों और अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया। पोर्टो नेवा का युद्ध 1781 में लड़ा गया। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। मुदकी का युद्ध प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया। मुदकी का युद्ध 1845 में। ठीक है, अंग्रेज और सिखों के बीच। तो सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध हुआ, यानी 3 सबसे पहले होगा। तो 3 सबसे पहले कहां है? देखिए केवल बी में है। ये स्थिति है, एक एक ऑप्शन से प्रश्न हल हो जा रहा है। ठीक है, तो बी में है। उसके बाद बेदरा का युद्ध यानी 4 होना चाहिए। देखिए 4 है। फिर पोर्टो नेवा 2 होना चाहिए और फिर मुदकी सबसे बाद में हुई 1 होना चाहिए। तो 130 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड। अब देखिए प्रश्नों का नेचर आप देख रहे हैं, सब 2022 के प्रश्न है, किस तरीके से बदल रहा है। एक ही प्रश्न पूछ करके बहुत सारी जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई 1916 में। केंद्रीय असेंबली में बम मारने का काम 2 लोगों ने किया, एक तो भगत सिंह और दूसरे बटुकेश्वर दत्त। ये 1929 में हुआ, ये 1929 में हुआ। और चिटगांव शस्त्रागार छापा, जो कि सूर्य सेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा कहा जाता था, उन्होंने चिटगांव शस्त्रागार को अपने साथियों के साथ लूट लिया और वहां पर एक सरकार बनाने का प्रयास किया। यह हुआ 1930 में। चिटगांव शस्त्रागार छापा, मास्टर सूर्य सेन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम क्या हुआ? गदर पार्टी की स्थापना हुई। दूसरा काम क्या हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई बर्लिन में, जर्मनी। तो 1 पहले होगा तो बी सी में 1 है, 1 के बाद 3 होगा, फिर 3 भी दोनों में है। देखिए इतने के बाद भी उत्तर नहीं मिलने जा रहा। ठीक है, अब क्या आपको जानना होगा? तो आपको जानना होगा केंद्रीय असेंबली में बम कांड और चिटगांव शस्त्रागार छापा। तो केंद्रीय असेंबली में बम मारा गया पहले और उसके बाद चिटगांव में शस्त्रागार को लूटा गया। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर होगा। 1 3 4 2 131 का जो हमारा उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा गदर पार्टी की हम बात कर लें। ठीक है, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट या गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह भागना, लाला हरदयाल इसके मनीषी पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों स्वतंत्र करने के उद्देश्य से एक संगठन था जिसे अमेरिका कनाडा के अप्रवासी भारतीयों ने बनाया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। ठीक है, गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना की और अपनी गतिविधियों को तेज करने और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक, बाद में यह मासिक हो गया। यह भी पूछा जाएगा, गदर साप्ताहिक था मासिक था।
पत्र का संपादन किया। यह समाचार पत्र कितने भाषा में छपता था? तो हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती भाषा में निकाला जाता था। ठीक है, यहां लिखा है लाला हरदयाल अमेरिका से जर्मनी चले गए और वहां उन्होंने 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था, जो ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में उनसे संबंधित कार्य है। डी.के. कर्वे, जे.डी.डी. बैथून, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी.एम. मालबारी। बी.एम. मालबारी का नाम बहुत बार सुना गया है, बहुत बार सुना गया है। बी.एम. मालबारी से जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो बी.एम. मालबारी कौन थे? तो इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष करने का कार्य किया था, बी.एम. मालबारी। ठीक है, डी.के. कर्वे कौन थे? तो ये सचिव थे विडो री मैरिज एसोसिएशन के, और 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाने का भी काम डी.के. कर्वे ने ही किया था। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये कौन थे? तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, विधवा विवाह के लिए इन्होंने कार्य किया। और जे.डी. बैथून, तो कलकत्ता में इसने कन्या विद्यालय की स्थापना की। तो ए का टू हमें कहां दिख रहा है? बी और सी में भी दिख रहा है। ठीक है, बी का वन हमें देखिए बी में भी दिख रहा है, सी में भी, अभी उत्तर नहीं मिल पाएगा। सी का फोर हमें केवल बी में दिख रहा है, और उसके बाद डी का 3 बी.एम. मालबारी, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ। ठीक है, चलिए। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 22 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को। तो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद एक अंतरिम सरकार बनाई गई, और यह अंतरिम सरकार भारत की आजादी तक रही। तो ये 22 अगस्त 1946 को इस सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को यह सरकार अपने अस्तित्व में आई। इस अंतरिम सरकार का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इसमें उसने भाग नहीं लिया। लेकिन अक्टूबर में फिर मुस्लिम लीग भी इस अंतरिम सरकार में शामिल हुई, और बाद में फिर पाकिस्तान बन गया, तो मुस्लिम लीग का काम समाप्त हो गया। ये हमारा उत्तर है। अगला, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्य शोधक समाज से बहुत सारे प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे, ज्योतिबा फुले, ताराबाई शिंदे। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सी हमारा उत्तर है। आइए व्याख्या देख लें थोड़ा। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी को बंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो पिछड़ी जातियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना, ब्राह्मणवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना, एवं स्त्रियों निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार करना। इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी मानी जाती है। ठीक है, और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। और जो फैक्ट बार बार पूछा जाएगा वो ये है कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य, धर्म जैसी पुस्तकों की रचना की। गुलामगिरी किसने लिखा? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? जलियांवाला बाग से ये तीसरा प्रश्न है। तो किसने वायसराय कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने नाइटहुड की? नाइटहुड वाला तो ये दूसरा प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। जब उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ये सम्मान के तमगे अपमान के रूप में हमारे कमियों को उजागर कर रहे हैं। ठीक है, मैं भूल गया, बी हमारा उत्तर है। चलिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिए। बहुत आरओ यारो में भी तो ज्यादा देखने को मिला, और पीसीएस में भी कई प्रश्न ऐसे मिले कि जो मतलब उसको अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उसी तरह का प्रश्न, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर द हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है? अब इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो
ए हमारा उत्तर है यतीन्द्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष। अब इसको पढ़ लेंगे, पूरे किताबों में ये कहीं संगठन मिलेगा नहीं, ठीक है, कठिन प्रश्न है। अगला ज्योतिबा फुले संबंधित है। अब देखिए एक ही वर्ष में सत्यशोधक समाज से भी प्रश्न हो गया और ज्योतिबा फुले यानी उसके संस्थापक से भी प्रश्न हो गया एक ही वर्ष में, 2022 में ही। तो ज्योतिबा फुले संबंधित थे कृषक आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से, ठीक है। चलिए सी हमारा उत्तर है। अब आ गया सूची 1 को, सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ट्रेड यूनियन है, दलीय संबद्धता है, वो ट्रेड यूनियंस किस दल से संबंधित है, ये प्रश्न है। तो भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन, कांग्रेस और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय मजदूर संघ ये आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, बीजेपी का नहीं है, लेकिन अब चूंकि आरएसएस का है तो बीजेपी ही कहा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से है जुड़ा भारतीय मजदूर संघ। तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है, केवल और केवल ए में दिख रहा है, ठीक है। तो भारतीय मजदूर संघ जानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, ये अगर 2 चीजें आपको पता हो तो ये आपका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से बी का 1 होगा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सी का 3 होगा यानी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो सबसे पुरानी है इन सब में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो 138 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। तो इस प्रकार से 2011 से लेके 2022 तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूं अब अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।